ऐसा कहते हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2014 हो या 2019, दोनों ही बार यहां से मिली सीटों ने बीजेपी के लिए किसी जादू का काम किया। एक तरफ जहां 2009 में यूपी में महज 10 सीटें मिली थी बीजेपी को, वहीं 2014 में यूपी ने एक तरीके से सब कुछ देते हुए 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 71 सीटें दे दी। यह नरेंद्र मोदी का पीएम के तौर पे पहला चुनाव था। तब बात अच्छे दिन और अब की बार मोदी सरकार, गुजरात मॉडल, विकास की हो रही थी। वहीं 2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर हुए चुनाव में बीजेपी को जब उनकी सीटें घटी भी तो 62 सीटें मिली थी। 2024 में बीजेपी को यूपी में मिली सीटें 2014 और 2019 की तुलना में आधी हो गई हैं। इतना ही नहीं है, बीजेपी का यह हाल हुआ है कि पार्टी अयोध्या से लेकर अमेठी तक हार गई। पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली ईरानी को पार्टी को जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैकडोर से ऑपरेट करते हैं किशोरी लाल शर्मा, उन्होंने हरा दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ कि वोटर्स ने बीजेपी को लगभग रिजेक्ट कर दिया, आधे पे समेट दिया। बीजेपी का तो यूपी में बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन 2014 से 2024 तक एक सदाबहार मुद्दा बना हुआ है कि क्या यूपी में मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का बोरिया बिस्तर लगभग सिमट चुका है, खत्म हो चुका है उनका मामला। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में इन्हीं सब का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी में ऐसा हुआ क्या होगा कि जनता ने बीजेपी को आधी सीटों पर समेट दिया। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई थी कि 2024 की जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, तब से ही तय माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं होगी। राम मंदिर के साथ अगर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जोड़ लें तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है जिसके सामने कम से कम जो अभी नतीजे आए हैं उसके पहले तक तो राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी ऐसी तो नहीं नजर आ रही थी कि बीजेपी को जितनी सीटें मिलती आई हैं उनसे आधे के पीछे या आधे के आसपास ढकेल दे। फिर भी नतीजों से साफ है कि यूपी की जनता ने राम मंदिर को कोई मुद्दा नहीं माना, चुनावी मुद्दा नहीं माना। अगर मानना होता तो 80% हिंदू आबादी वाले फैजाबाद यानी अयोध्या में बीजेपी नहीं हारती। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पीएम मोदी के नाम पर 2 बार लैंडस्लाइड मैंडेट देने वाले उत्तर प्रदेश ने उन्हें भी कम से कम फौरी तौर पर नकार दिया है। अकेले पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि योगी और मोदी का जो कॉम्बाइन रहा है उसको भी यूपी ने नकारा है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ को तो अक्सर भविष्य में पीएम का चेहरा बताया जाता रहा है। हालांकि जो मैंडेट आया है अभी उससे भविष्य में उनके केंद्र की राजनीति पर भी सवाल खड़े होंगे। कहा तो ये भी जा सकता है कि यूपी की जनता ने मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल लेंगे, घुसपैठिया और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जैसी बातों को भी रिजेक्ट कर दिया। जिस यूपी में पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें आई थी, उसे इस बार कम से कम 7 गुना ज़्यादा, लगभग 7 गुना ज़्यादा सीटें आई हैं। वहीं जिस कांग्रेस को पिछली बार 1 सीट आई थी रायबरेली की, उसे करीब आधा दर्जन सीटें आई हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया गुट ने जो संविधान बचाओ से जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे उठाए थे, वो राम मंदिर, जैसा कि मैंने बताया कि उसको एक चुनावी मुद्दा नहीं माना गया, कि ऐसे मुद्दे पर भारी पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस पर बीजेपी की निर्भरता को लेकर एक बयान दिया था। लगता है वो भी बैकफायर कर गया है। ऐसे चुनावी नतीजे के बाद लोग जरूर सवाल पूछेंगे कि क्या आरएसएस का संगठन बीजेपी के साथ इस चुनाव में था या इसने हाथ खड़े कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह के पीएम बनने की चाह और योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाए जाने की बात करके बीजेपी में रिफ्ट पैदा करने और वोटरों के मन में सवाल खड़ा करने की कोशिश की थी। अमित शाह के पीएम बनने की चाह पर तो बीजेपी ने खुलकर अपना पक्ष रखा और साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह नहीं होंगे। हालांकि योगी को हटाए जाने की बातों पर बीजेपी ने खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया। ऐसे में हो सकता है कि यूपी के वोटरों में ऐसी बातों को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ हो। जिस तरह से कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़कर बीजेपी में लाने का काम लंबे समय तक चला है, ऐसे में लगता है कि उससे नेताओं और कार्यकर्ताओं में, बीजेपी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति नाराजगी पैदा हुई है। एक डेटा के मुताबिक बीजेपी का हर 4 में से 1 कैंडिडेट ऐसा था 2024 के चुनाव में जो किसी और पार्टी से आया था। पार्टी में आने वाले कैंडिडेट्स में वामपंथी पार्टी के नेता तक शामिल हैं। समझ तो ये भी आ रहा है कि यूपी के अखिलेश और राहुल जैसे जो लड़के 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में फेल हो गए थे, मुंह के बल गिरे थे, उन्होंने इस चुनाव में कम से कम कमाल कर दिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2-2 भारत जोड़ो यात्राओं ने
राहुल की छवि को बदलने का काम किया है। कांग्रेस के लिए उन्होंने इस चुनाव को फ्रंट से लीड किया और कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से यूपी तक देश नाप दिया। शायद इसी का असर है जो कांग्रेस 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, उसे इस चुनाव में 100 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं। साउथ में कर्नाटक से लेकर तेलंगाना जैसे राज्यों में उन्होंने अपनी पार्टी को रिवाइव करने का काम किया है। चमत्कार तो यूपी में मिली आधा दर्जन सीटें हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा से राजस्थान तक जो पिछले 2 बार से बीजेपी के क्लीन स्वीप मतलब लगभग सभी सीटें जीतने वाले स्टेट थे, वहां कांग्रेस ने राहुल गांधी की लीडरशिप में सेंध मारने का काम किया है। वहीं 2017 से ही यूपी में अपने जूते घिस रहे अखिलेश को अब जाकर सक्सेस मिली है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, अखिलेश अक्सर पूछा करते थे कि उनकी रैलियों में इतनी भीड़ आती है, लोग मोबाइल लेकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं लेकिन वोट नहीं देते। इस बार उनको वोट भी मिले और वो भी छप्पर फाड़। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान से लेकर बेरोजगारी और रोजगार देने की जो बातें की, शायद उसका भी असर वोटों पर पड़ा है। आपको याद होगा कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद यूपी समेत देश के 10 राज्यों में आग लगाती थी जो एस्पिरेंट्स होते उन्होंने। 4 साल वाली आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में मिलने वाली जो नौकरी है उसको राहुल ने लगातार एक मुद्दे के तौर पे पकड़े रखा और वादा किया कि उनकी सरकार आई तो इसको हटाया जाए। संभव ये भी है कि जनता ने इसे एक बड़ा मुद्दा माना। वहीं महंगाई भी एक मुद्दा जरूर रहा होगा जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है यूपी समेत तमाम जगहों पे। इतना ही नहीं, राहुल ने सीधे महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया था, उससे लेकर किसानों की कर्ज माफी, ऐसे पेपर लीक जैसे मुद्दे, ये तमाम इंडिया गुड को जो मुद्दे हैं उनका फायदा मिलता दिख रहा है नतीजों में। बंगाल से यूपी और केरल से कर्नाटक तक जो नतीजे आए हों उनमें इन मुद्दों की छाप दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं राहुल लगातार जो चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों पर हमले करते रहे, जनता को उसका भी साथ मिला है और इंडिया गुड को मिले वोटों से साफ है कि जनता ने संविधान खतरे में है से लेकर इलेक्शन कमीशन और ईडी दबाव में काम कर रही है जैसी बातों को भी मानकर विपक्ष को मजबूत करने का काम किया है। अगर यूपी के लड़कों की इतनी बात हुई है तो यूपी की लड़कियों की बात भी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा चर्चा है प्रियंका गांधी की, जिन्होंने अमेठी और रायबरेली में डेरा डंडा डाल दिया। गांधी परिवार का गढ़ रहे दोनों ही सीटों में से अमेठी पिछली बार बीजेपी के खाते में चली गई थी, इस बार वो कांग्रेस के खाते में आ गई है। प्रियंका अक्सर भारत जोड़ो यात्रा में भी अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखी। वहीं अखिलेश के कैंपेन में भी डिम्पल के साथ जो उनका साथ है वो दिखा लगातार शोल्डर टू शोल्डर अखिलेश के साथ। सिर्फ डिम्पल ही नहीं बल्कि इस बार तो मैदान में अखिलेश की बेटी अदिति भी कैंपेन करती नजर आई, वोट मांगती नजर आई। इन सब की मौजूदगी से खास तौर पर इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जैसी सीटें मिली हैं उसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जनता ने परिवारवाद के मुद्दे को नकारने की कोशिश की है। अगर नहीं नकारा होता तो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मतलब ऐतिहासिक प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का, क्या इस तरीके का प्रदर्शन हुआ होता। यूपी ने स्मृति ईरानी से लेकर अजय मिश्रा टेनी तक को रिजेक्ट कर दिया। ये हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स थे बीजेपी के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैजाबाद में अयोध्या पड़ता है और राम मंदिर बनने के बावजूद जनता ने यहाँ से लल्लू सिंह को भी हरा दिया, मतलब यूपी ने कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स को हरा दिया। यूपी के इस चुनाव में मोदी, योगी और अखिलेश राहुल जैसे नाम तो सबसे बड़े हाईलाइट्स हैं, लेकिन एक बड़ा हाईलाइट है मायावती और चंद्रशेखर। ये 2 बड़े नाम हैं। 2014 से लगातार पतन के रास्ते पर रही मायावती की बीएसपी को इस चुनाव में 3% के करीब वोट मिले हैं। वहीं वेस्ट यूपी में नगीना की सीट से चंद्रशेखर 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। ऐसे में दलितों का जो समाज है उनके लिए चर्निंग जरूर होगी, चर्चा का विषय जरूर होगा कि बहुजन मूवमेंट का वर्तमान और भविष्य किसके हाथों में है, क्योंकि मायावती के हाथों में तो ये लगभग सिरे से, जड़ से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये वो तमाम कारण हैं जो नतीजे देखने के बाद तुरंत समझ आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यूपी में बीजेपी के साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे आपको क्या कारण नज़र आते हैं। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों में जैसे समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा जो फ़ायदा हुआ यूपी में, क्यों और कैसे हुआ। बाकी इस स्टोरी को यहीं पे विराम देते हैं। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।